ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका आईक्यू लेवल इतना ज्यादा है कि उसके आईक्यू लेवल का इंसान आज तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। साथ ही उसके पास बहुत सारी सुपर नेचुरल पावर्स भी हैं जिससे वो इंसानों की मदद कर सकता है, पर शायद इंसान खुद ऐसा नहीं चाहते। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग पाउडर। कहानी की शुरुआत एक तूफानी बारिश की रात से होती है जिसमें ग्रेग नाम का आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को हॉस्पिटल ले जा रहा है। दरअसल अभी कुछ ही वक्त पहले उसकी वाइफ के ऊपर आसमान से बिजली गिरी है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ की मृत्यु हो चुकी है और उसका बच्चा बच गया, पर वक्त से पहले डॉक्टर्स को डिलीवरी करनी पड़ी। साथ ही उससे पता चलता है कि उसका बच्चा एक अनोखी बीमारी के साथ पैदा हुआ है जिस बीमारी का नाम एल्बिनो है, और अब वो अपने बच्चे को देखने के लिए जाता है जिसका पूरा शरीर वाइट होता है, उसके सर पर एक भी बाल नहीं होता। अपने बच्चे को देखकर वो डर जाता है और कहता है कि मैं इस बच्चे को अपना नहीं सकता। जिसके बाद ग्रेग के पिता यानी कि उस बच्चे के ग्रैंडफादर उसे अपने साथ ले जाते हैं। उस बच्चे का नाम रखा जाता है जेरेमी। कई साल बीत जाते हैं और आज तक जेरेमी को कभी किसी ने नहीं देखा। एक दिन जेरेमी के ग्रैंडफादर की भी मृत्यु हो जाती है। शेरिफ उनके घर में आता है और जब वो घर की बेसमेंट में जाता है तो वहां पर वो जेरेमी को देखता है जो आज तक इस बेसमेंट से बाहर नहीं निकला। उसने जो भी ज्ञान हासिल किया वो किताबों से किया। शेरिफ यहाँ पर जैसी नाम की चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं जो जेरेमी से मिलने जाती है। जेरेमी बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर कॉफी बना रहे थे, तभी उनकी मृत्यु हो गई। उनकी एक नेचुरल डेथ हुई है। साथ ही वो बताता है कि उसकी आंखों में सूरज की रोशनी से बहुत ज्यादा जलन होती है, इसीलिए कभी वो इस बेसमेंट से बाहर नहीं गया। उसके ग्रैंडफादर इसलिए भी उसे बाहर नहीं ले जाते थे क्योंकि वो बहुत अजीब दिखता है। उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं है। उससे बात करके जैसी कोई समझ में आ चुका है कि उसका दिमाग दूसरे बच्चों से बहुत ज्यादा तेज है, और अब जैसी उसे अपने साथ ऑर्फनेज ले जाती है। जेरेमी आज पहली बार अपने घर से बाहर निकला है। उसने काले रंग के चश्मे पहने होते हैं। ऑर्फनेज में सभी लड़के उसे देखकर हैरान होते हैं क्योंकि उसकी स्किन पूरी वाइट है, उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं है। इसके बाद जेरेमी लंच करने के लिए जाता है जहां पर वो पूरी तरह से अलग बैठा होता है। दरअसल उसे नहीं पता कि सोशली किस तरह से बिहेव किया जाता है, और अब जॉन नाम का लड़का उसके पास परेशान करने के लिए आता है। उसे एक चम्मच देता है और कहता है कि इसे अपनी नाक पर बैलेंस करो। जेरेमी उससे चम्मच लेकर उस पर अपने अंगूठे को रब करता है और उस चम्मच को टेबल के ऊपर ही बैलेंस कर देता है, और अगले पल आसपास जितने भी चम्मच होते हैं सब के सब आकर उस पर चिपक जाते हैं। ये देखकर जॉन और बाकी सभी लड़के हैरान हो जाते हैं। वहीं जैसी जेरेमी के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न होती है, इसीलिए वो उसे एक फिजिशियन के पास ले जाती है जो उसकी पूरी बॉडी का चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद वो बताता है कि जेरेमी पूरी तरह से नॉर्मल है। जैसी को सुनकर बहुत खुशी होती है। साथ ही अब वो जेरेमी के लिए आंखों के एक लेंस भी ऑर्डर कर देती है ताकि उसे दिन में कभी काले चश्मे पहनने ना पड़े। उसने हाई स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया है और अब जेरेमी स्कूल जाता है जहां वो फिजिक्स की क्लास को अटेंड करता है। और आज जो फिजिक्स का टीचर होता है वो सब बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बता रहा होता है। वो एक यंत्र लेके आता है। यहाँ पर लिंडसी नाम की एक लड़की भी होती है जो बार बार जेरेमी को देख रही होती है, और अब फिजिक्स का टीचर उस यंत्र को ऑन कर देता है जिससे उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहना शुरू हो जाती है। जेरेमी को कुछ होने लगता है और वो उस इलेक्ट्रिसिटी को अपनी तरफ खींचने लगता है जिस वजह से उसका शरीर कांपने लगता है, और अब वो इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरह से अपने शरीर में प्रवेश करवा रहा होता है। लिंडसी ये देख लेती है, पर इससे पहले कि वो फिजिक्स के टीचर को ये बात बताती, जेरेमी का शरीर हवा में उठ जाता है। सब बच्चे देखकर हैरान हो जाते हैं। फिजिक्स का टीचर उस यंत्र को तोड़ देता है जिससे वो ऑफ हो जाता है, और अब वो जेरेमी को हॉस्पिटल ले जाता है जहां पर उसका चेकअप किया जाता है। डॉक्टर फिजिक्स के टीचर को बताता है कि जेरेमी पूरी तरह से नॉर्मल है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे बिजली का बहुत बड़ा शॉक लगा था। शेरिफ भी यहाँ पर आ जाता है। फिजिक्स का टीचर उसे बताता है कि जेरेमी ने इलेक्ट्रिसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था और वो पूरी तरह से नॉर्मल है। शेरिफ उससे मिलना चाहता है, पर जब वो उसके रूम में जाता है तो देखता है कि वहां पर जेरेमी नहीं होता। दरअसल वो हॉस्पिटल से भाग गया है। वो अपने ग्रैंडफादर के घर जाना चाहता है। वहीं जेरेमी को दिखाया जाता है जो सड़क पर अकेला चल रहा होता है। बच्चे उसे
बहुत ध्यान से देखते हैं और तभी उसे लिंडसे दिखती है जो उसी की क्लास में पढ़ती है। वो उससे रेलवे ट्रैक का पता पूछता है क्योंकि रेलवे ट्रैक से होता हुआ वो अपने ग्रैंडफादर के घर पहुंच सकता है। लिंडसे उसे पता बता देती है, जिसके बाद वो रेलवे ट्रैक से लगातार आगे बढ़ता चला जाता है। पर तभी उसके सामने शेरिफ आ जाता है जो जेरेमी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। हालांकि जेरेमी उसके साथ नहीं जाना चाहता, पर शेरिफ के जिद करने पर वो उसकी गाड़ी पर बैठ जाता है, जिसके बाद जेरेमी को एक इंस्टीट्यूट में ले जाया जाता है जहां एक कमरे में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग बैठे होते हैं। दरअसल वो उसका आईक्यू टेस्ट करना चाहते हैं और अब जेरेमी का आईक्यू टेस्ट किया जाता है। उसका आईक्यू इतना हाई होता है जिसे टेस्ट करने के लिए इनके पास कोई मापदंड नहीं है, यानी कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा आईक्यू अगर किसी का है तो वो जेरेमी का है। इतिहास में भी कोई इतने हाई आईक्यू वाला इंसान पैदा नहीं हुआ। यहाँ पर एक आदमी बैठा होता है। वो पूछता है, क्या तुमने टीवी से बहुत कुछ सीखा है? जेरेमी कहता है कि मैं टीवी या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के आसपास नहीं जाता, क्योंकि जब मैं उनके पास जाता हूँ तो वो खराब हो जाते हैं। इसीलिए मेरे ग्रैंडफादर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को मुझसे बहुत दूर रखते थे। मैं अपने ग्रैंडफादर के घर वापस जाना चाहता हूँ। वो आदमी बताता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर के ऊपर बैंक का बहुत बड़ा लोन था, इसीलिए उन्होंने घर को सीज कर दिया है। तुम वापस वहां नहीं जा सकते। ये सुनकर उसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है और अब अगले दिन जेरेमी अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ जंगल में एक ट्रिप के लिए जाता है। शेरिफ भी इनके साथ होते हैं। रात को वो अकेला बैठा होता है। शेरिफ उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि तुम उदास क्यों हो। वो बताता है कि बारिश होने वाली है। जब भी बारिश होती है मुझे ऐसे ही लगता है। मेरी ग्रैंड मदर अक्सर मुझसे कहा करती थी कि बादल, बिजली, बारिश ये सब ईश्वर बनाते हैं। अगर ईश्वर इन सब को बनाते हैं तो इस दुनिया में आने से पहले ही बिजली गिरने की वजह से मेरी मॉम की मृत्यु कैसे हो गई? शेरिफ कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ कैसे पता? वो कहता है कि जब मैं अपनी मॉम के पेट में था तब से लेके अब तक का मुझे हर एक चीज याद है। मेरे डैड ने मुझे एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं बहुत अजीब दिखता हूँ। साथ ही वो मुझे मनुष्य समझते थे क्योंकि मेरे पैदा होने के साथ ही मेरी मॉम की मृत्यु हो गई थी। शेरिफ को समझ में आ जाता है कि जेरेमी बहुत ही इनोसेंट है। अगली सुबह जेरेमी अकेला ही जंगल में जाता है। उसे नेचर बहुत पसंद है। बहुत सारी लिजर्ड्स उसके आसपास आ जाती हैं। एक उसके हाथ पर भी बैठ जाती है, पर तभी वहां पर जॉन और उसका दोस्त आ जाते हैं जो यहाँ पर जानवर का शिकार करना चाहते हैं। जॉन जब जेरेमी को देखता है तो उस पर गन तान देता है। वो उसे गोली मारना चाहता है, पर उसका दोस्त उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। तभी ने गोली चलने की आवाज आती है और जब ये भागकर उस आवाज की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक हिरन दर्द से तड़प रहा है। उसे गोली लगी है जो कि डेप्यूटी हार्ली ने मारी है, जो इन्हीं के साथ आया है। वो कहता है कि इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। ये देखकर जेरेमी को बहुत दुख होता है। वो हिरन के दर्द को महसूस कर सकता है। डेप्यूटी हार्ली कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। जेरेमी अपना एक हाथ उस हिरन के ऊपर रखता है और दूसरे हाथ से डेप्यूटी का हाथ पकड़ लेता है, जिससे हिरन का सारा दर्द और उसका डर डेप्यूटी के शरीर में ट्रांसफर हो जाता है। वो तड़पने लगता है। जॉन ये देखकर जेरेमी की तरफ अपनी राइफल को तान देता है और अब उसके पास जेरेमी को मारने की वजह भी है। वो गोली चला देता है और उसी वक्त उसका दोस्त उसकी राइफल को ऊपर कर देता है। जेरेमी की जान बच जाती है। साथ ही गोली की आवाज से वो डेप्यूटी का हाथ छोड़ देता है। कुछ देर के बाद शेरिफ उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ पर जैसी भी होती है। वो बताता है कि मैं सिर्फ उस हिरन का दर्द उसे महसूस करवाना चाहता था। जैसी कहती है कि तुम जो भी फील करते हो हमसे डिस्कस कर सकते हो, हम सब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। लेकिन जेरेमी बाहर की दुनिया के इंसानों के साथ कंफर्टेबल नहीं होता। वही हमें शेरिफ की वाइफ को दिखाया जाता है जो बहुत वक्त से बीमार होती है। डॉक्टर शेरिफ को बताता है कि तुम्हारी वाइफ बहुत ज्यादा दर्द में है। कोई तो वजह है जिस वजह से वो इस दुनिया में रुकी हुई है। और अब शेरिफ जेरेमी को अपने घर लेकर आता है ताकि उसे पता चल सके कि उसकी वाइफ के मन में क्या है। जेरेमी उसकी वाइफ के पास बैठकर उसके सर पर हाथ लगाता है और शेरिफ को बताता है कि तुम्हारी वाइफ चाहती है कि तुम अपने बेटे को माफ कर दो ताकि उसके जाने के बाद शेरिफ अपने बेटे के साथ रह सके। दरअसल बहुत वक्त से उसने अपने बेटे से बात नहीं की। जेरेमी उसके और उसके बेटे के बचपन की एक ऐसी बात भी बताता है जो उसके परिवार के अलावा किसी को नहीं पता। और अब शेरिफ को यकीन हो चुका है कि जेरेमी उसकी वाइफ से कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि उसकी वाइफ बात नहीं कर सकती। इसीलिए उसके मन में क्या है सिर्फ जेरेमी ही जान सकता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि तुम्हारी वाइफ
अपनी शादी की रिंग पहनना चाहती है, जिसके बाद वो उसे रिंग पहना देता है। शेरिफ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो अपनी वाइफ से वादा करता है कि वो अपने बेटे को माफ़ कर देगा। उसकी वाइफ आखिरी बार अपनी आंखें खोलती है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी वाइफ की मृत्यु के बाद उसका बेटा भी घर वापस आ जाता है। शेरिफ उसे अपने गले से लगा लेता है। जेरेमी ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है। दरअसल उसने अपने पिता के साथ कभी कोई पल नहीं बिताए, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। अगले दिन जेरेमी की क्लास फेलो लिंडसे उसे पार्क में मिलने के लिए बुलाती है। लिंडसे को पता है कि वो हर किसी के मन की बात जानता है, इसीलिए वो पूछती है कि पार्क में जितने भी लोग हैं उनके मन में क्या है। जेरेमी उन सब को ऑब्जर्व करता है और बताता है कि यहाँ पर हर कोई यही सोचता है कि वो दूसरों से पूरी तरह से अलग है, जबकि हर एक इंसान लगभग एक ही तरह से सोचते हैं। वो दूसरों के दर्द और तकलीफ को समझ नहीं पाते। उसकी बात को लिंडसे समझ नहीं पाती, जिसके बाद जेरेमी उसके हाथ को टच करता है और उसके अंदर उसके दिमाग में जो भी यादें होती हैं अब लिंडसे उन्हें फील कर सकती है। वो देखती है कि किस तरह से जेरेमी के पैदा होने पर उसके पिता हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए थे। साथ ही वो उसकी ज़िंदगी के दुख दर्द को समझ पाती है। इसके बाद जेरेमी उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हें बुरा लगता हूँ? वो कहती है कि नहीं, आज तक मैं जितने भी इंसानों से मिली हूँ तुम सबसे बेहतर हो। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और अब लिंडसे उसे किस करती है। तभी यहाँ पर लिंडसे के डैड आ जाते हैं, जो इन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेते हैं। उन्हें जेरेमी पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसका कॉलर पकड़कर उसे धमकाना शुरू कर देते हैं, पर इससे पहले कि वो उसे नुकसान पहुंचाते। तभी यहाँ पर जैसी आ जाती है, जो जेरेमी को बचा लेती है। जेरेमी अंदर से टूट चुका है। वो फैसला करता है कि वो इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। और जब वो अपना सामान लेकर जा रहा होता है, तभी जिम के वॉशरूम में उसकी नजर पड़ती है, जहां पर एक लड़का अपने बाल धो रहा होता है। साथ ही उसकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर बाल है, जो कि जेरेमी के नहीं है। दरअसल उसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है, उसकी वजह से उसके शरीर पर बाल नहीं आते और अब उसे इस चीज का एहसास होता है। दरअसल वो भी दूसरों की तरह नॉर्मल दिखना चाहता है। तभी यहाँ पर जॉन और उसके साथी आ जाते हैं। जॉन जेरेमी की हैट को निकाल कर अपने सर पर लगा लेता है और कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो ये हैट मुझसे वापस लेकर दिखाओ। और जब जेरेमी अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस वजह से वो उसकी पूरी जिंदगी को देख सकता है। वो बताता है कि तुम्हारे स्टेप फादर ने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत था। दरअसल जब वो 12 साल का था तो उसके स्टेप फादर उसे बहुत बुरी तरह से पीटा करते थे और पीटने से पहले जो उसे कहा करते थे उन्हीं शब्दों को अब जेरेमी रिपीट करना शुरू कर देता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने दोस्तों के साथ जेरेमी को बाहर ले जाता है, उसके कपड़े फाड़ देता है, साथ ही उसे गंदे पानी में फेंक देते हैं। जेरेमी को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता और जब भी उसे गुस्सा आता है या इमोशनल होता है तो उसकी पावर्स हाइपर एक्टिवेट हो जाती हैं, जिससे आसमान में बादल आ जाते हैं और अगले पल जेरेमी के शरीर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलती है, जिससे सब के सब दूर जाकर गिरते हैं। जॉन की सांसें रुक जाती है। जेरेमी भागकर उसके पास जाता है और अपनी हथेलियों से उसके दिल पर कई सारे इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे एक बार फिर से उसकी हार्ट बीट वापस आ जाती है। इस तरह से वो जॉन की जान बचा लेता है। जेरेमी अपने घर वापस आ चुका है, जहां वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहा करता था, पर अब घर में कोई सामान नहीं है क्योंकि बैंक ने हर एक चीज को नीलाम कर दिया है। जेरेमी बहुत ज्यादा उदास होता है। वो घर की बेसमेंट में जाकर बैठ जाता है। तभी वहां पर जैसी आती है, जो अच्छी तरह से जानती है कि जेरेमी बहुत ज्यादा उदास है, उसके साथ क्या हुआ था। वो उसे अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां पर तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। यहाँ पर जेरेमी का एक और क्लास फेलो आता है, जो कि अब जेरेमी का बहुत अच्छा दोस्त है। वो उसका सामान लेकर बाहर आ जाता है। बाहर पहले से डेप्यूटी खड़ा होता है, जो कि उसे अरेस्ट करना चाहता है क्योंकि जॉन के साथ जो कुछ हुआ उसे पता है। पर यहाँ पर शेरिफ भी होता है। वो कहता है कि उसे यहाँ से जाने दो। दरअसल अब ये उसे यहाँ से किसी और जगह ले जाना चाहते हैं, पर डेप्यूटी उसे अरेस्ट करना चाहता है। इसीलिए वो रेडियो से और भी मदद मंगवाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं। पर उससे शेरिफ उसका रेडियो छीन कर फेंक देता है और अब जेरेमी सबको अलविदा कहता है और खेतों की तरफ भागना शुरू कर देता है। आसमान में बादल होते हैं, बिजली चमक रही होती है और जब वो भागता है तो आसमान से एक बिजली उसके ऊपर गिरती है। दरअसल वो बिजली को
को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लगातार उसके ऊपर बिजली गिरती रहती है और अचानक से वो गायब हो जाता है। उस बिजली की वेव को ये सब महसूस कर सकते हैं और अब इन सब को पता है कि जेरेमी यहाँ से जहाँ भी गया होगा वो एक बेहतर दुनिया होगी, वो बेहतर कंडीशन में रहेगा, क्योंकि ये दुनिया यहाँ के इंसान उस जैसे भोले भाले इंसानों के लिए नहीं है। इंसान क्रूर होते हैं जो हमेशा हिंसा करते हैं, जबकि जेरेमी ऐसा नहीं था। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।